हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, बिहार सिविल कोर्ट पियून एग्ज़ाम जो आप लोगों का जो है 15 मार्च को होने जा रहा है, उसके लिए मैंने क्या किया है कि आपको एग्ज़ाम से पहले ये जो है टेस्ट पेपर बनाया हुआ है, जिसमें आप लोगों को बेहतर स्कोर करना है। सभी लोगों के लिए है, जो भी मेरे दोस्त मेरे से पहले से जुड़े हैं, बिल्कुल ही आप लोगों के लिए ये रामबाण सिद्ध होगा अगर मॉक टेस्ट लगा कर जाते हो अपने एग्ज़ाम हॉल में। अब आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप जितना ही मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही बेहतर स्कोर एग्जाम हॉल में पाओगे। तो चलिएगा, फटाफट से हम लोग इस मॉक टेस्ट के हर एक प्रश्न को देखेंगे और बिल्कुल ही आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है। जिस तरीके से आपके प्रश्न एग्जाम हॉल में आएंगे, मैंने वैसा ही ये मॉक टेस्ट बनाया हुआ है। तो कोशिश करिएगा कि इस मॉक टेस्ट में आपका बेहतर स्कोर हो। अगर मॉक टेस्ट में बेहतर स्कोर आएगा, 100% एग्जाम हॉल में भी बेहतर स्कोर आएगा। तो ज़्यादा समय नहीं देंगे हम आप लोगों को, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का ही समय रहेगा, ठीक है। तो चलिएगा, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग जो है क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हो, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है। तो पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अतियुक्ति में कौन सा जो है संधि है। संधि बताना है कि यहाँ पे कौन सी संधि होने वाली है। दीर्घ है, गुण है, यण है, वृद्धि है। इन चार ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट उत्तर लग रहा है, आप क्या करोगे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टेस्ट हम जो है हर एक प्रश्न के देते रहो, ठीक है। तो देखिए, अगर देखोगे तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करोगे अतियुक्ति का, तो अति प्लस क्या हो जाएगा, उक्ति। अति प्लस उक्ति होगा। तो इसमें जो है आपका हमेशा ही आधा त जो है चेंज हुआ है, तो यण संधि का जो है प्रयोग हुआ है, क्योंकि य का जो है यहाँ पे फैक्टर बना हुआ है, तो यण संधि होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखोगे आप बिल्कुल। जिन्होंने भी सी को बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अंत में आपको बताना है कि आपने टोटल कितने प्रश्नों को सही भी किए हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, यथा संभव में कौन सा समास है। यथा संभव में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। यथा संभव में कौन सा समास है। यथा संभव मैंने बताया था कि जब भी किसी संख्या के पहले उपसर्ग आ जाए, तो संभव के पहले यथा आ रहा है, तो ये जो है हमेशा ही अव्ययी भाव समास होता है जब भी आप लोगों को दिख जाए उपसर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का, अगर बताया हो राइट उत्तर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है तीसरा। जो किए गए उपकार को मानते हो, वाक्य के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। आपका ये टेस्ट चल रहा है, सभी लोग बताने की कोशिश करो हर एक प्रश्न, जो भी क्लास में आए हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। अगर आपको फायदे लेने हैं तो आप इस क्लास से जुड़ जाओ, 100% आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो जो किए गए उपकार को मानता हो, अगर मानता हो पूछेगा, तो आपको हमेशा लगाना है कि जो है कृतज्ञ। क्या बोला जाएगा, जो किए गए कार्य उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ ने, कृतज्ञ। जो नहीं मानता हो अगर पूछेगा तब जाके कृतज्ञ लगाना है, जो नहीं मानता हो अगर पूछ दिया जाए। तो दोनों ही प्रश्न 100% आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं, तो दोनों आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आंखें फेर लेना क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, आपके राइट उत्तर आने चाहिए। आंखें फेर लेना मतलब होता क्या है मुहावरे के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। चौथा नंबर प्रश्न, आंखें फेर लेना आप लोग
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इसके जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, आंखें फेर लेना मतलब होता है कि जो है प्रतिकूल प्रतिकूल होना, मतलब प्रतिकूल मतलब जो है पहले जैसा व्यवहार न करना। आंखें फेर लेना मतलब आप कह सकते हो कि आपको मतलब इग्नोर करना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम, ये स्टार लगा लो। जंगम 100% आएगा, ये मैंने पहले भी क्लास में कराया हुआ है। और देखते हैं कि कितने लोग इसके राइट उत्तर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये पढ़ाया हुआ प्रश्न है। 100% सभी लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। जो मेरे दोस्त मेरे से जुड़े हैं, अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो बिल्कुल ही आप जो है अच्छे तरीके से ध्यान से जो है क्लास को नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो फिर एग्जाम हॉल में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो जंगम का क्या होता है? अस्थावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आप लोग बता रहे हो बिल्कुल राइट उत्तर है। स्थिर का जो है विलोम क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, जड़ का क्या होता है? चेतन। आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, 6वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, आप आशीर्वाद लिख कर दिखाओ। मैंने बताया हुआ है आशीर्वाद लिखकर आप बेहतर तरीके से गलती नहीं करोगे। देखो, आशीर्वाद क्या होता है? आ हो गया। आ के बाद से आप लोगों को क्या होता है? तालाबी स होता है, तो सी यहाँ पे देख लो कौन सा स। आशीर, आ, सी के बाद से र बोल रहा है ना, तो र यहाँ पे व पे होगा। अब देख लो कहाँ पे है आप, ऑप्शन नंबर जो है बी, बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है पूछा गया। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए गौशाला का मतलब क्या होता है। गौशाला का मतलब अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न के राइट उत्तर 100% बता सकते हो, कहीं से भी गलती नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो, गौशाला का मतलब होता है, गौशाला का मतलब होता है गायों, गायों के लिए शाला। जहाँ गायें रहती हैं उसको बोलते हैं गौशाला, मतलब गायों गायों के लिए शाला। तो के लिए जब बोल रहे हैं गायों के लिए क्या चीज है? कारक चिन्ह है। तो जब भी कारक चिन्ह आए, के, में, पर, से, के लिए, का, के, की, ये सब के सब जो है तत्पुरुष समास को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कपीस में प्रयुक्त संधि, क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर बताओ। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? संधि का नाम हमें बताना है कि कौन सी संधि है बस। अगर आप देखोगे तो कपीस का संधि विच्छेद करोगे तो कपी प्लस इस हो जाएगा, यही होता है। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे ई, यहाँ पे बड़ी ई से लिखा जा रहा है, यानी कि ये क्या कौन सी दर्शा रही है? तो दीर्घ संधि, ई और बड़ी ई यानी दीर्घ संधि में जा रही है। अगला प्रश्न, लंबोदर किस प्रकार का जो है शब्द है? लंबोदर, लंबोदर में शब्द बताना है, समास नहीं, शब्द। रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है या तद्भव है? क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए, गणेश का मतलब लंबोदर का मतलब क्या होता है? गणेश जी। और आपको मालूम है कि जो शब्द सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे बोलते हैं योगरूढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध का दूध और पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं, बताना है आप लोगों को कि दूध का दूध, पानी का पानी
लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि उचित जो है न्याय करना, बिल्कुल राइट उत्तर है उचित न्याय करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। उज्ज्वल का शुद्ध जो है वर्तनी कौन सी है? उज्ज्वल जो है कैसे लिखा जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। सभी लोग बताइए। उज्ज्वल, आपको मालूम है मैंने बताया था कि उज्ज्वल जब भी लिखा जाएगा तो ये दोनों ही ज क्या होते हैं, आधा आधा व में से। तो आप देख लो उज्ज्वल कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। पावक का सही संधि विच्छेद क्या है? पावक, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पावक का संधि विच्छेद आप लोगों से पूछा गया, बताएंगे सभी लोग कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो पावक का जब संधि विच्छेद करने हम जाएंगे तो मैंने आप लोगों को ये भी प्रश्न बताया था कि पवन होता है एक पावक होता है, तो यहाँ पे आ का मात्रा रहेगा तो यहाँ पे डबल मात्रा चढ़ा लो, पो प्लस अक। ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि गलती ना हो। तो जिनने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? चौराहा में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, चौराहा में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो चौराहा अगर आप देखोगे, चौराहा का मतलब पहले ही बोला गया है चार राहों का समूह, यानी चार अगर आ जाता है, गिनती की संख्या आती है तो उसको बोलते हैं हम लोग द्विगु। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर होंगे क्या? अतिथि का जो है पर्यायवाची कौन सा जो है शब्द है? अतिथि। तो अतिथि जो है अभ्यागत बोलो, अतिथि बोलो, बात तो एक ही है। यहाँ पे तीनों के तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर, क्वेश्चन नंबर 15। अस्थावर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, अस्थावर का क्या हो जाएगा आप लोगों को? जंगम। अस्थावर का विलोम शब्द जंगम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो नाक रगड़ना का मतलब क्या होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है बहुत खुशामद करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बहुत खुशामद करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, प्रति उपकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है हमें, उपसर्ग बताना है कि प्रति उपकार में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पे आधा त है, मैंने पहले ही बताया है कि जब भी आधा त हो तो इसको हमेशा छोटी ती में लिख देना। प्रति प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे उपकार, उपकार शब्द में क्या लगाया गया है? प्रति। आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, जो कानून के विरुद्ध हो
वाक्य के लिए एक शब्द जो कानून के विरुद्ध हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं और बात किया जाए 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो क्या होने वाला है। तो जिन बताया है जो कानून के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं अवैध। अगला प्रश्न आपके सामने है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए पत्ता और वृक्ष एक साथ थे, अलग अलग हो गए, तो वृक्ष से पत्ते गिरे तो अपादान कारक। अगला प्रश्न आपके सामने है, घोड़ों पर, घोड़ों का घर सामाजिक पद का सही जो है विग्रह और समास क्या है। घोड़ों का घर, घोड़ों का घर आप लोग क्या कह सकते हो घोड़ों का घर के लिए, तो आप कहोगे ये जो है घुड़सवार कहा जाएगा। घुड़सवार तो घोड़ा का सवार करने वाला है, इसने कहा है घोड़ों का घर यानी कि घोड़शाला। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे घर कहेगा तो शाला। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, मैथ का प्रश्न आ चुका है। इसने कहा है कि जो है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 400 जो है 20 सेब बचे हुए हैं, तो कुल जो है कुल मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे ये हमें बताना है। अब यहाँ पे आप लोग के लिए गणित के प्रश्न हैं। आप लोग फिर से जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। एक ही जगह पर पूरा का पूरा आप लोगों को एक पेपर कोई करा रहा है तो वह जो है यही रीजनिंग सीखो चैनल है, और आपको बेहतर तरीके से मैथ, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही सब्जेक्ट अगर कोई करा रहा है फ्री में, तो ये आप लोगों का जो है लाभ बिल्कुल उठाना चाहिए और कम से कम इसका सपोर्ट भी करना चाहिए। इस क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके पास टोटल सेव की संख्या परसेंटेज में कितना होगा 100। इसमें से आपने आज ही यहाँ पे बेच दिया, ठीक है, तो आपने कितना बेचा है 40। मान लो 100 में से 40 बेच दिए तो आपके पास बचा कितना है, रिमाइंडर कितना है आपके पास, आप कहोगे 60 ही सेव होंगे। अगर 100 सेव थे जिसमें से 40 हमने बेच दिया तो 60 हमारे पास है। ये तो परसेंटेज की बात है, ये परसेंटेज की हमें पता चल गया कि 60% सेव तो हमारे पास है। इसने कहा नहीं भाई साहब, मेरे पास सेवों की संख्या जो है 420 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% का अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6 के पहाड़े में 6 सत्ते 42 यानी कि 70 सेव एक का वैल्यू है। मूल सेव कितने थे, पहले हमारे पास सेवों की संख्या कितनी थी 100%, तो 70 गुणे 100 कर लो, कितना हो जाएगा 700। यहाँ पे 6 सत्ते 42 यार 70 कैसे हो जाएगा, 7 हो रहा है ना, यहाँ पे हम भी गलती कर रहे थे। 700, 7 दहा का 70, ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। उसके पास टोटल सेवों की सो संख्या है वो 700 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में 8 आपको शेष बचाना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए जब भी आप लोगों से कहा जाए वह छोटी से छोटी संख्या, मैंने कई बार आपको बताया है, कभी भी जिंदगी में याद रखो छोटी से छोटी संख्या का जब सॉल्यूशन करने जाओगे तो हमेशा LCM और बड़ी से बड़ी कहेगा HCF। ये दो वर्ड अगर आपने याद रखा, ये दो वर्ड अगर आपने याद रखा, मुझे लगता है आसानी से आप जो है प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। तो छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए, आपके पास है 12, 15 और 20 और 54। इसका जो है क्या निकाल लो, LCM। इसका LCM कितना आएगा ये आप लोग पहले निकालो, निकाल लो तो आपका LCM आ जाएगा कितना 54 जीरो यानी 500, 540 जो है आप लोग के इसके क्या है LCM। पर इसने कहा है कि प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे, ठीक है, तो इसमें 8 शेष नहीं बचेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि इससे जो है
एलसीएम का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि पूरा पूरा भाग लगेगा। 540 में आप अगर जो है 12 से भाग दोगे तब भी लगेगा, 540 में 15 से भी लग जाएगा भाग, 20 से भी, 54 से भी। पर इसने कहा है 8 शेष बचना चाहिए, यानी कि इसमें 8 शेष बचाना है तो 8 जोड़ दो, यानी कि 500 जो है 48। अगर आप देख लो 548 में भाग दे के सभी संख्याओं से आपको 8 शेष मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है 8,000 की राशि पर 5% वार्षिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का जो है सीआई क्या होगा। 3 वर्षों का सीआई जो है आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। ये थोड़े से आप लोगों को डिफिकल्ट होने वाला है, मुझे पता है। अब देखो यहाँ पे होने वाला क्या है। सबसे पहले जो है आप चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए। मूल P इंटू 1 प्लस आर। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू देख लो 5% और बट्टा में 100। इसके पावर कितने हैं, 3 वर्ष है तो 3, ये 20 के पहाड़ में 5 के पहाड़ में 20 मर्द में, यानी कि 8,000 गुणे 20 से कम 20 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, ये 3 बार, यानी कि पावर 3 था इसलिए 3 बार लिखे। आप यहाँ से काट लेना, 20 20 आई 400, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 2 के पहाड़े में 8 मर्द में 1 मर्द में हो जाएगा। 21 का क्यूब कर दो, कितना आएगा 21 का क्यूब। 21 का क्यूब कितना होता है 9,261। कितना होता है 9,261। हमारे पास कितना आ गया 9,261। आप देखो आपके पास पैसे कितने थे, आपके पैसे थे 8,000। ये जो है कुल मिलाकर 9,261 हो गए 3 वर्षों के बाद। तो आपने ब्याज के रूप में कितने पैसे दिए हैं ये देख लो, आपके पास 12,161 रुपया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, समझने की कोशिश करेंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः जो है यहाँ पे दिए गए हैं। क्या दिया गया है, समचतुर्भुज का विकर्ण। तो इसके जो है दो विकर्ण दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे क्षेत्रफल और परिमाप, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल लो। क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2, D1 गुणे D2, यानी कि विकर्ण 1 है 16 और विकर्ण 2 है 12। यहाँ से काट दो 8, 12 8 है 96, 96 होना चाहिए। यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, मतलब ये दोनों गलत। अब इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तो इसका भुजा निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसके तो भुजे निकालने पड़ेंगे। तो इसके भुजे निकालने के लिए भुजा बराबर क्या होता है, D1 के आधा कर लो बटा D2 के आधा स्क्वायर। तो D1 का कितना है 16 है तो इसका आधा करोगे 8, 12 है तो 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 64 और 6 का स्क्वायर 36, 36 ये हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10। तो यहाँ पे परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे, तो 40 आपका राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला है आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः जो है यहाँ पे 10 और 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय लगेंगे इसको भरने में। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से इसको कर सकते हो जैसे कि इसने प्रश्न में बोला है। ए पाइप जो है 20 मिनट में और बी जो है अगला पाइप ये 30 मिनट में भर सकता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 60। ये जो है 3 20 × 60, 3 यूनिट भरेगा, 30 दूना 60, ये 2 भरेगा तो 3 2 5। टोटल जो है आपकी धारिता कितना है 60 है। 60 में 5 से भाग दे दोगे, 12 मिनट लगेंगे ए और बी को मिलाकर इस टैंक को भरने में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 10 प्लस √25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 125 का मान क्या होगा। आप इजीली कर सकते हो। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, 15 और 54 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, 13 में 108 जोड़ो, 13 8 कितना होता है 13 और 8, 13 और 8 कितना होता है भाई साहब 21, 121, 121 का वर्गमूल 11, 11 और यहाँ पे 25, 25 और 11 कितना होता है 36, 36 का वर्गमूल 6, 10 और 6 जोड़ लो 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4।
आप पीछे से करते आओगे बिल्कुल ही आसानी से आपको बन जाएगा इसका राइट उत्तर 4। आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहले आपको करना क्या था, इसका वर्गमूल निकालोगे 225 का 15, फिर यहाँ पे जोड़ लोगे 154 जोड़ोगे तो 169, 169 का वर्गमूल 13 थी, यहाँ पे 108 है, फिर प्लस में 13 जोड़ोगे 121, 121 का जो है वर्गमूल फिर से निकालोगे 11। इस तरीके से आप करोगे तो आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यदि हॉल का क्षेत्रफल इतना है तो हॉल की लंबाई जो है हमें बतानी है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो है मान लो कि एक आयताकार हॉल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से, तो जो लंबाई है चौड़ाई से, चौड़ाई x है तो लंबाई उससे 5 अधिक हो जाएगा, ठीक है। इसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और गुणा कर दो चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो ये हो जाएगा 750, यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x बराबर 750। यानी कि जो है आप इसको अब आसानी से कर लोगे, x का वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 775 का तोड़ दो, 775 को तोड़ो कितना आ जाएगा, आप एक्स स्क्वायर प्लस में आपका कितना वैल्यू आएगा, एक तो आ जाएगा अगर 30 और 25, 30x प्लस का 25x माइनस का 25 कर लो, 30 और 25 725 कर लो आप, 750 लाना है ना, तो आप क्या करो 700 यहाँ से कितना करोगे 5 लाना है तो माइनस का 25x और इसको ला दो इधर माइनस का 750 और बराबर में 0, यहाँ से x कॉमन करोगे तो x प्लस 30 और यहाँ से कॉमन करोगे 25 तो x माइनस x प्लस 30, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 25, यानी कि हमसे पूछा गया हॉल की लंबाई, तो लंबाई में 25 में 5 जोड़ दोगे 30 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो है माध्यिका क्या होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, माध्यिका के फॉर्मूला आप लोगों को मालूम सबसे पहले होना चाहिए कि जो है प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 के बाद से 17, 17 के बाद से 19, 23 और आपके 29। इसने कहा है कि इसकी माध्यिका निकालो, तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका मिड वाला हिस्सा, 10 तो है तो आप माध्यिका निकालोगे तो यहाँ से कह सकते हो आप कि ये 3 ठो गायब, ये आपके 3 ठो गायब, 3 के बाद से 3 और 3 6, बीच में कितने बचे हैं 4, तो आप और काट दो इसमें से, कितने हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ठो हो गया है क्या जी, कितना बोला है 10, 10 ही लेना था, ये वाला अधिक हो गया है, तो यहाँ तक काट दो, बचेगा आप 4, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो, 9 11, 9 11 20, 20 बटा कितना हो जाएगा 2, ये तो आ रहा है आपका 10, 10 आ रहा है जी, 10 आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, 2 3 5 7 9 11, 11 के बाद से 11 के बाद से 9 कैसे लिख लिए हैं जी भाई साहब, 9 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 29। अब यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ तक ही कटेगा, तो आपके पास 11 और क्या है 13, 11 और 13 जोड़ोगे, 11 और 13 बटा में 2 करोगे, 11 13 कितना होता है 24 बटा 2, कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई यहाँ पे दी गई है, इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यहाँ से कर लोगे 2 पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर का वैल्यू कितना दिया त्रिज्या 7, फिर 7 और जो है यहाँ पे एच का वैल्यू 10, 7 3 10, यहाँ से काट दो 22 दूना 44, आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसने कहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 45 है बराबर इतना, तो 1/a 1/b का मान ज्ञात करो। तो 1/a और 1/b का मान जब ज्ञात करना है आप लोगों को, तो सिंपली आप यहाँ से 1/a और 1/b करोगे तो a प्लस बी और बट्टा में हो जाएगा आपका ए बी, यहाँ से आप बना लेना a प्लस बी का वैल्यू और a/b का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो आपका आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, इंग्लिश का कह रहा है कि जो है सिलेक्टेड द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। बेनोवलेंट का जो है सिनोनिम्स आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है जेनरीज जेनरियूज, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना है। ए पर्सन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड। तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे कि ये जो है ऑक्टो ऑक्टोगेनेरियज, ऑक्टोजेनेरियन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सबमिटेड द असाइनमेंट। तो यहाँ पे जो है 33वें नंबर में यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो आप कहोगे हैज। नेक्स्ट प्रश्न, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसके क्या करने हैं आपको, चूज द करेक्ट जो है मीनिंग। तो आपके राइट उत्तर बनेगा टू चेंज वंस जो है बिहेवियर फॉर द बेटर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेलेक्टेड द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड। अब जो है यहाँ पे लिखा है मेटिकुलूज, मेटिकुलूज का क्या हो जाएगा, आप कहोगे केयरलेस, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं हम लोग एक बेहतरीन क्लास के साथ दोपहर में, तब तक के लिए धन्यवाद।